जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति में। यूपी ट्रिपल एससी एएनएम की तैयारी में हम आ गए हैं फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, जिनको हम आज बहुत अच्छे से देखेंगे। साथ ही उनके चारों के चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम करेंगे। समय को ना गंवाते हुए आइए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन क्वेश्चंस के नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। लवी बॉन्ड एंगल किसे कहते हैं या किस से संबंधित है? पहला ऑप्शन है साइनोसिस, एनीमिया, हाइड्रोसील या क्लबिंग। क्वेश्चंस को ध्यान से देखकर ही आंसर करिएगा, छोटी छोटी गलतियां बड़ी महंगी पड़ सकती हैं। लवी बॉन्ड एंगल, नाम में कितना प्यार है। लवी बॉन्ड एंगल, देखते हैं लवी बॉन्ड एंगल में क्या होता है। पहला ऑप्शन है साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है? साइनोसिस में क्या होता है? ब्लूइश कलर की डिस्कलरेशन हो जाता है। ब्लूइश डिस्कलरेशन किसका? बॉडी पार्ट्स का। ठीक है, इसमें तो ब्लू कलर की स्किन हो जाती है। किसकी कमी से? लैक ऑफ O2। किसकी कमी से होता है? लैक ऑफ O2 की कमी से। तो ये तो होने से रहा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? आप सब जानते हैं कि एनीमिया में क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और इसको लवी बॉन्ड एंगल नहीं बोलते हैं। फिर है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील में क्या होता है? टेस्टिस और स्क्रोटम वाली जो थैली होती है उसमें पानी भर जाता है। ठीक है, मेल्स में होता है, ये वाटर का एक्युमुलेशन हो जाता है स्क्रोटम और टेस्टिस के अंदर। ठीक, तो हाइड्रोसील भी नहीं हो सकता। एक है क्लबिंग। क्या है? क्लबिंग। इसके नाम पे मत जाना, इसका काम उल्टा है। ठीक है, क्लबिंग, इसमें खेलते कूदते हैं क्लब में जाके, नहीं, इसमें क्या करते हैं, ये एक बीमारी है जिसमें क्या हो जाता है? क्रोनिक हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाती है पेशेंट में। क्रोनिक हाइपोक्सिया में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जब टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो उसे हाइपोक्सिया बोलते हैं। क्रोनिक मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण जब हाइपोक्सिया क्रिएट हो जाती है तो इसी को क्लबिंग बोलते हैं। मुझे नहीं पता इसका नाम क्लबिंग क्यों रखा, लेकिन हाँ, क्रोनिक हाइपोक्सिया के कारण जो दिक्कत आती है उसे क्लबिंग बोलते हैं। समझ आ रहा है? ध्यान से देखो, क्लबिंग होता है, इसमें होता क्या है? क्रोनिक हाइपोक्सिया जिनके अंदर पाई जाती है या क्लबिंग की दिक्कत रहती है, उनमें क्या होता है? ये हमारा नाखून है दोनों हाथ का। ठीक है, ये ऐसे रखो, उसके बाद बीच से देखो, अगर यहाँ पे इस पार्ट पे ऐसे करने पे स्पेस आ रहा है और आपको आर पार दिख रहा है ऐसे देखने पे, तो ये क्लबिंग की कंडीशन है। ठीक है, कितना? 165 डिग्री एंगल रखो, ऐसे 165 डिग्री का एंगल अगर बन रहा है इस पे, तो ये क्या है? ये क्लबिंग की कंडीशन है। ये सब में नहीं होता है। जिनके अंदर अच्छे से ऑक्सीजन का लेवल होता है या जिनका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा होता है, उनकी ये नेल्स फ्लैट होते हैं, और जिनमें नहीं होता उनको जब ऐसे रखेंगे तो दोनों फिंगर्स के बीच में स्पेस मिलेगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सॉरी, दोनों नेल्स के बीच में, फिंगर और नेल्स के बीच में स्पेस रहता है। यानी कि अगर ये नाखून है और ये नाखून है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा आता है और बाकियों में ऐसे रहता है। बराबर नेल्स पड़ते हैं, लेकिन इसमें स्पेस आ जाता है। क्या होता है? क्योंकि वो नाखून ऐसे कर्व से रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लबिंग की कंडीशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? कितने का? लगभग 165 डिग्री एंगल। 165 डिग्री एंगल पे नाखून मुड़े हुए होते हैं। समझ आ रहा है?
ये समझ में आया क्लबिंग क्या होता है? इसमें क्रोनिक हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाती है पेशेंट्स में, और जिनमें क्रोनिक हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है उनके नेल्स, उनको सिम्टम्स क्या आते हैं? उनको यही सिम्टम्स आते हैं कि उनके जो नेल्स होते हैं वो फूले फूले से रहते हैं, जिसकी वजह से दोनों नेल्स के बीच में स्पेस आता है। अगर आपको टेस्ट करना हो तो आप भी अपना टेस्ट कर सकते हैं कि कैसा तो नहीं कि आपकी बॉडी में भी ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। और जिनके अंदर HB की कमी नहीं होती है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, इनमें ये प्रॉब्लम्स नहीं पाई जाती है। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हिक्कअप यानी कि हिचकी का कारण क्या होता है? कहते हैं ना कि उसने मुझे याद किया तब मुझे हिचकियां आ रही हैं। आई 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 तेरी याद आई हिचकी आई। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा सोचना भी मत। पहला ऑप्शन है इरिटेशन ऑफ वेगस नर्व, वेगस नर्व में इरिटेशन के कारण, फ्रेनिक नर्व में इरिटेशन के कारण, ऑप्टिक नर्व में इरिटेशन के कारण, या फेशियल नर्व में इरिटेशन के कारण। कहते हैं ना कि वो लाल वाली ने याद किया है। अरे नहीं नहीं, इस पे तो बंद ही नहीं हो रही, हो सकता है पीली वाली ने याद किया हो। अरे नहीं, इस पे भी नहीं बंद हुई, लगता है कल वो देख के मुस्कुराई थी उसने याद किया होगा। कौन थी वो जो मुस्कुरा के चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं उसी की वजह से हिचकियां आ रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये क्यों होता है आज जान लो। देखो, पहला है वेगस नर्व इरिटेशन। वेगस नर्व जो होती है तो गैग रिफ्लेक्स के लिए होता है, ठीक है, तो ये तो होना ही नहीं है। ये क्या करता है? गले की चौकीदारी करता है। ये बेचारा बहुत ही साधारण आदमी है, कोई नौटंकी नहीं करता, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा है फ्रेनिक नर्व इरिटेशन। सही पकड़े हैं। देखो, मान लेते हैं ये क्या है, ये लंग्स हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये लंग्स हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है? लंग्स के नीचे यहाँ पे डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम होता है। इस डायफ्राम को जो सप्लाई मिलती है वो कौन करती है? फ्रेनिक नर्व करती है, एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों से, ठीक है। इसको सप्लाई कौन करता है? एंटीरियर पोस्टीरियर से फ्रेनिक नर्व करती है। किसी कारण से अगर ये डायफ्राम शांत हो जाता है, फ्रेनिक नर्व की सप्लाई रुक जाए और ये डायफ्राम क्या हो जाए? शांत हो जाए, शांति से बैठ जाए, तो क्या होने लगता है? हमें हिचकियां आने लगती हैं। हिचकियां जब बहुत ज़्यादा आने लगती है तो हम क्या करते हैं? जल्दी जल्दी पानी पीते हैं, लेकिन उससे भी हिचकियां नहीं जाती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे दोनों हाथ से अपना नाक और मुंह कुछ देर के लिए बंद कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा? बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोरेज बढ़ने लगेगा, उसकी मात्रा बढ़ने लगेगी, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी डायफ्राम फिर से एक्टिव हो जाएगा और हिचकियां बंद हो जाएगी। अगर इसके बावजूद हिचकियां नहीं बंद होती हैं तो डॉक्टर्स की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? मेटाक्लोप्रोमाइड, ठीक है। इसका सेकंड नाम क्या है? पेरिनॉर्म, ठीक है, पेरिनॉर्म, ठीक है, क्लियर। कौन सी ड्रग देंगे? मेटाक्लोप्रोमाइड, या फिर सेकंड नेम इसका क्या बोलते हैं? आप आम भाषा में अक्सर सुना होगा। कौन सी दवा दे रहे हैं भैया? पेरिनॉर्म दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ? समझ आया? तब ये मत सोचना कि उसने याद किया तो मुझे हिचकियां आई। मुझे हिचकियां आई क्योंकि मेरा डायफ्राम जो है वो शांत हो गया है। तो डायफ्राम को एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे? बॉडी में ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे, ध्यान को भटकाएंगे, या फिर दवा खाएंगे, ठीक है, क्लियर हुआ? ऑप्शन में था वेगस नर्व, मैंने पहले बता दिया, गले की चौकीदारी करती है, भोला आदमी, इसने कुछ नहीं किया बेचारे ने। फिर ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व जो होती है इसकी सप्लाई आंखों में होती है, आंखों ने कुछ नहीं किया, वो भी बड़ी मासूम होती हैं, निगाहों का जादू चल रहा है उनसे। और है फिर फेशियल नर्व, तेरे चेहरे में वो जादू है, ये चेहरे पे सप्लाई करती हैं, ये भी कुछ नहीं की हैं। जो किया धरा है इस बदतमीज फेनिक नर्व ने किया था। क्लियर हुआ? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। समझ आया? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ERCP किस मार्ग से करते हैं? ERCP किस मार्ग से करते हैं? ओरल रूट से करते हैं, IV रूट से करते हैं, रेक्टल रूट से करेंगे, या IM रूट से करेंगे? ERCP, तो सबसे पहले तो ERCP का फुल फॉर्म देखते हैं।
ERCP क्या है? इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजन पैनक्रिएटोग्राफी। समझ आया ये क्या होता है? इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजन पैनक्रिएटोग्राफी। इसमें क्या करते हैं? इसमें इंडोस्कोपिक किससे? माउस से करते हैं। उसमें क्या होता है कि रबर की पाइप होती है नरम सी, उसमें आगे छोटा सा कैमरा लगा हुआ होता है, उसको माउस के थ्रू इंसर्ट करके अंदर ले जाके लीवर, पैनक्रियाज, बाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर की जांच करते हैं। कैसा? विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं। इसी जांच का क्या नाम है? इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजन पैनक्रिएटोग्राफी। इसमें क्या करते हैं? इसमें पैनक्रियाज का, बाइल डक्ट का, लीवर का और गॉल ब्लैडर का विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं। तो किस रूट से करते हैं? मैंने अभी बताया कि मुंह के थ्रू जो है पाइप को इंसर्ट करते हैं। किसमें? ईसोफेगस के थ्रू। ठीक है, ईसोफेगस के थ्रू माउथ से इंसर्ट करते हुए पाइप को अंदर तक ले जाके जांचें की जाती हैं। तो ये किस रूट से कर रहे हैं? ओरल रूट से कर रहे हैं। किस रूट से कर रहे हैं? ओरल रूट से कर रहे हैं। समझ में आया? आईवी देंगे? नहीं भैया, आईवी नहीं होता। आईएम नहीं होगा। रेक्टल नहीं होता है। उसमें प्रोक्टोस्कोपी करते हैं। ठीक है, ये इंडोस्कोपी है, इंडोस्कोपी माउथ से करते हैं और प्रोक्टोस्कोपी रेक्टल से करते हैं। समझ आया? तो हमारा आंसर ए सही हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण में संभावित वजन पता करने के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन है पाल्मर फॉर्मूला, हैरिसन फॉर्मूला, नेगल फॉर्मूला या जॉनसन फॉर्मूला। कैसे पता करेंगे? बच्चे में भ्रूण बोले तो फीटस का संभावित वजन कैसे पता किया जाता है? पहला है पाल्मर फॉर्मूला। देखो, पाल्मर फॉर्मूला नहीं होता, पाल्मर साइन होता है। ठीक है, पाल्मर जो होता है साइन होता है, इसमें पाम साइन देखा जाता है। तो ये तो हो नहीं रहा। हैरिसन फॉर्मूला, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, हैरिसन तो कंपनी है। दूसरा है नेगल फॉर्मूला लगा के क्या करते हैं? ईडीडी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ईडीडी यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। कैसे निकालते हैं? इसमें एलएमपी लेते हैं, लास्ट एलएमपी प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ। इस फॉर्मूले के थ्रू जो है हम ईडीडी निकाल सकते हैं। तो ये भी नहीं रहा। फिर आता है जॉनसन फॉर्मूला। जी हाँ, जॉनसन फॉर्मूला लगा के हम बेबी का वेट पता करते हैं। क्या पता करते हैं? बेबी वेट पता करते हैं। किससे पता करते हैं? जॉनसन्स फॉर्मूला से। क्लियर? समझ आया? इसमें क्या करते हैं? फीटस का वेट और फंडस की हाइट को सेंटीमीटर में कैलकुलेट करके जो है बेबी का वेट निकाला जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जॉनसन्स फॉर्मूला। ठीक है, यही आंसर है। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई डाउट? किसी को तो लगा होगा जॉनसन्स बेबी शैम्पू आ गया है, जॉनसन्स बेबी पाउडर नहीं, जॉनसन्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइपरथर्मिया है। हाइपरथर्मिया कितना है? जिसको बोलेंगे हाइपरथर्मिया 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 192 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 से 103, 104 से 105 और 106 से ज़्यादा। देखो, पहले तो ये जान लो जो ये क्या पूछ रहा है, हाइपरथर्मिया। ठीक है,
इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, जो हाइपरथर्मिया है इसमें क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है, ज़्यादा होने लगता है। कितने से? जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, उससे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से या 37 डिग्री सेल्सियस। इससे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। अगर इस बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर जो है ऊपर जाने लगे, ठीक है, घटने लगे या बढ़ने लगे, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, घट जाएगा या बढ़ जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मिया बोलते हैं। अगर नीचे गया तो बोलेंगे हाइपोथर्मिया और ऊपर गया तो बोलेंगे हाइपरथर्मिया। अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से बॉडी का टेम्परेचर नीचे जा रहा है तो इसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, हाइपो मतलब होता है कम। हाइपो मतलब क्या होता है? कम, ठीक है, और हाइपर मतलब होता है ज़्यादा। हाइपोथर्मिया बोलेंगे, ठीक है। 95 जो है डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर कम गया तो, और हाइपर कितना चला जाए तो बोलते हैं, देखो 98.6 से अगर ऊपर जा रहा है तो उसको हाइपरथर्मिया की कंडीशन में जोड़ते हैं। लेकिन मैक्सिमम अगर देखा जाए कितना है तो 105 डिग्री तक मैक्सिमम हो सकता है। अगर 105 के ऊपर जा रहा है तो दैट्स मीन कि पर्सन जो है वो हीट स्ट्रोक की कंडीशन में जा रहा है, वो अनट्रीटेबल है, वो ठीक नहीं किया जा सकता है। पर्सन हीट स्ट्रोक की कंडीशन में चले जाएगा, उसकी पिपल डायलेट हो जाएगी, स्किन पर रैशेस आ जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर रहेगा, वो हीट स्ट्रोक की कंडीशन हो जाएगी। लेकिन हाइपरथर्मिया की कंडीशन पूछी है तो हाइपरथर्मिया आप देखेंगे तो ये होता है 105 डिग्री से ज़्यादा। इधर लगाते हैं इसको। मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट की कंडीशन क्या होती है? हाइपरथर्मिया कहलाती है। इसमें और भी बहुत सारे टर्म है बीच में, ठीक है, लेकिन सबसे लास्ट कंडीशन क्या होती है? 105 डिग्री से ज़्यादा, वो बहुत ही सीवियर हाइपरथर्मिया होता है। 105 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है? हाइपरथर्मिया हो गया, और 105 से ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा? अधिक हो रहा तो हीट स्ट्रोक की कंडीशन मानी जाती है, यानी 106 के ऊपर जा रहा है। तो ऑप्शन में है 106 डिग्री से अधिक नहीं, 104 डिग्री से 105 डिग्री, तो हाँ, हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 104 नहीं होता है, 105 होता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। 106 जो हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा, 106 से ज़्यादा जाएगा तो सीवियर हीट स्ट्रोक हो जाएगा। उसमें क्या होता है? पर्सन हीट स्ट्रोक की कंडीशन में चली जाती है, वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, एक जानलेवा कंडीशन होती है। लेकिन 105 डिग्री क्या होता है? ये हाइपरथर्मिया की कंडीशन होती है। समझ आ रहा है? कितना? 40.5 डिग्री सेल्सियस या 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या होता है? ये होता है हाइपरथर्मिया की कंडीशन। क्लियर हुआ? एक चीज़ और जान लीजिए, जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो कहाँ से रेगुलेट होता है? ये हाइपोथैलेमस से होता है। कहाँ से रेगुलेट होता है बॉडी का टेम्परेचर? हाइपोथैलेमस से। कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। ये क्या करता है? इसमें दो प्रोसेस होती हैं, एक थर्मोजेनेसिस और एक होता है थर्मोलाइसिस। समझ आ रहा है? जेनेसिस का मतलब होता है जनरेट करना, लाइसिस का मतलब होता है डिक्रीज करना या लॉस करना, ठीक है। तो कहाँ से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता घटता है? हाइपोथैलेमस से। जेनेसिस मतलब बढ़ा देती है, हीट का प्रोटेक्शन करती है, और लाइसिस मतलब हीट को रिड्यूस करती है, ठीक है। तो जेनेसिस करे या लाइसिस करे, ये कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस करता है। ये रेगुलेटरी सेंटर होता है किसका? हीट के लिए, ठीक है। यहीं से हाइपरथर्मिया हाइपोथर्मिया
पायरेक्सिया कोई भी दिक्कत फीवर की आती है तो कहाँ से आती है, हाइपोथैलेमस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने देखा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 98.6 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर इससे 95 के नीचे जा रहा है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के तो वो हाइपोथर्मिया है, और 105 के ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, हाइपरथर्मिया है। समझ आ रहा है। 105 जो है बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है, ठीक है। अगर इसके ऊपर ब्लड चला जाता है तो ये अनट्रीटेबल हो जाता है, मतलब इसको आसानी से ट्रीट नहीं किया जा सकता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, इसमें जान जा सकती है। साथ ही ये पर्सन हीट स्ट्रोक की कंडीशन में चला जाता है। समझ आया। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो 105 अगर आता है तो इसे हाई ग्रेड फीवर कहेंगे या हाइपोथर्मिया कहते हैं। समझ आ गया ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। न संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। किसी महान गुरु के मुंह से मैंने ये लाइनें सुनी थी और आज उसको आपके सामने बोला है। तो आप संघर्ष करते रहिए, जलवा तो हमारा जारी रहेगा, और रिजल्ट जिस दिन आएगा वो दिन तो देखने लायक होगा। आप भी होंगे, हम भी होंगे, और जलवा भी होगा। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को आज एंड कर रहे हैं। आपसे फिर से वही चीज़ कहनी है कि प्लीज़ 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 इस क्लास को हर उस बच्चे तक शेयर करिएगा जो एएनएम का फॉर्म भरे हुए हैं। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होती है, अप्रिसिएशन मिलती है। इसके लिए प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर कोई सुझाव है या आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल हम फिर से मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, फिर से उनका पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।